সবাইকে বিপ্লবী অভিনন্দন। আমি বাংলা बुझते पारी किंतु बोलते पारी ना। आप तमाम महान बंगाल की भूमि के एक एक आदरणीय बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को, माताओं बहनों को, किसान मजदूर भाइयों को, नौकरी करके, बिजनेस करके, मेहनत मजदूरी करके, खून पसीना बहाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले एक एक मेहनत कश आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे लिए ये बड़े गर्व का क्षण है, बड़ी सुखद अनुभूति है कि आज 28 अगस्त है और आज ही के दिन भारत के छात्र आंदोलन के इतिहास में एक ऐतिहासिक छात्र संगठन की स्थापना बंगाल की भूमि पर श्री अतुल्य जी और विधान जी के नेतृत्व में हुआ था। और ये अपने आप में बड़ा शानदार संयोग है कि आज अतुल्य जी का जन्म दिवस भी है। ये एक महान संयोग है। दोनों महान नेताओं को बंगाल के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाने वाले इन दोनों महान नेताओं को हम नमन प्रस्तुत करते हैं, उनको याद करते हैं। मैं बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंगाल इकाई और NSUI की छात्र परिषद की जो बंगाल इकाई है, उसके नेतृत्व के तमाम साथी जो मंच पर मौजूद हैं, उनको आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं बंगाल के जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी हैं और उन तमाम राजनीतिक व्यक्तियों को जो किसी न किसी रूप में इस देश के भीतर जो देश को इकट्ठा रखने वाली विचारधारा है उसका समर्थन करते हैं, उसको सहयोग करते हैं, उनको आभार प्रस्तुत करता हूं। इस मौके पे हम आभार प्रस्तुत करना चाहते हैं हमारे आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी का, नेता प्रतिपक्ष, और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे AICC के सेक्रेटरी BP सिंह जी। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति रखी है। और आप सब लोग का भी मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा क्योंकि ये टिफिन टाइम है ना। 1 से 4 जो है, 1 से 4 कलकत्ता में टिफिन टाइम होता है। तो बिना औपचारिकता के मैं फॉर्मेलिटी में ज्यादा वक्त आपका जाया नहीं करूंगा, ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा और सीधे जो देश के भीतर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उस पर अपनी कुछ बात रखूंगा। और इतिहास में जो छात्र आंदोलन की भूमिका रही है, जो छात्र परिषद की भूमिका रही है, उस विषय में उन तमाम लोगों के, तमाम कार्यकर्ताओं के, नेताओं के जो कार्य रहे हैं उसको स्मरण करूंगा। और आने वाले समय में हम विद्यार्थियों को, सिविल सोसाइटी के सदस्यों को, मीडिया के लोगों को और समाज के एक एक तबके के लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए उस पर कुछ बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आपको मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं कि आप हर साल 28 तारीख को पूरे राज्य में छात्र परिषद का की स्थापना दिवस को मनाते हैं। और आज तो TMC वाले भी छात्र परिषद का स्थापना दिवस मना रहे हैं। भारत के छात्र आंदोलन का इतिहास बहुत मजेदार है, गजब का। इस इतिहास को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। मुझे एक सीनियर लीडर पूछ रहे थे, अब्दुल सत्तार साहब, कि जो है कब आए हैं, पहली बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं महाजाति सदन में। पहली बार जब मैं आया था
तो मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हुआ करता था तब। अब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेंबर हूं और आपके लिए ये बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। इस देश में छात्र आंदोलन के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। मैं 1936 की बात कर रहा हूं, जब कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था और इस देश में जितना भी जनवादी, लोकतांत्रिक, प्रगतिशील मास ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, उस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था। और यह जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब हम छात्र परिषद को याद कर रहे हैं तो इस देश का पहला छात्र संगठन जब 1936 में बना था तो उसका अध्यक्षीय भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे आजादी के आंदोलन का इतिहास रहा हो या आजादी के बाद या आज की अगर आप बात करें, 2014 से एक नया इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है। लोग कहते हैं जो भाजपा के हैं, भाजपा से मेरी बड़ी जबरदस्त रहती है, जो समझ लीजिए। तो भाजपा के लोगों को ऐसा लगता है कि देश का इतिहास 2014 से शुरू हुआ है। अभी आप सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने जो है भारतवर्ष को बधाई दी, पूरे देश ने सेलिब्रेट किया कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पे पहुंच गया है और लूनार लैंडिंग करने में हम पहले देश हैं जो सफल हुए हैं। तो उस दौरान भी आपने एक चीज देखा होगा, बार बार, और मैं मीडिया के साथियों से कहता हूं कि आप बुरा मत मानिएगा, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, आप तो नौकरी कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं ना जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आपने बार बार टीवी फ्रेम में देखा होगा कि यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है 2014 से ही हो रहा है। मतलब उससे पहले लोग पत्ते खेलते थे, उससे पहले इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, उससे पहले जो है इस देश में विज्ञान की कोई प्रगति नहीं हो रही थी, उससे पहले इस देश में जो है संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ था। क्या करें, देश की बागडोर ही एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो इतिहास में ही फेल हो गया था, जिसके पास इसकी समझ ही ना हो। उसके लिए तो चुनाव ही सब कुछ है, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें किसी तरह से जो है वोट लेकर के चुनाव जीत जाना है और इस देश के इतिहास को, लोगों के योगदान को, उसके कंट्रीब्यूशन को तोड़ना है, मरोड़ना है। लोग विक्रम साराभाई को याद कर रहे थे, तो विक्रम साराभाई का परिवार भी तो है, मल्लिका साराभाई तो है। मल्लिका साराभाई आज भाजपा के खिलाफ बोल रही है कि नहीं बोल रही है, इसका पड़ताल करना चाहिए। अक्सर ये क्या करते हैं कि दूसरे के काम को और दूसरे के मकान को अपना साबित करने में लगे रहते हैं, नाम लिखते रहते हैं। मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है और आप अक्सर देखिएगा कि नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को गाली देने के लिए अक्सर कुछ नाम का इस्तेमाल किया जाता है, नेताजी का भी नाम कर। तो पूछना चाहिए ना इनसे कि नेताजी की विरासत तुम्हारी विरासत है, नेताजी की विरासत तुम्हारी विरासत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत तुम्हारी विरासत है। और जब जाते हो वास्को डी गामा की तरह दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, तो गांधी के ऊपर जब माल्यार्पण करते हो, वो गांधी की विरासत तुम्हारी विरासत है। इस देश में ना तुम 3 में ना 13 में। इतिहास आपका अंग्रेजों से माफी मांगने का, इतिहास आपका अंग्रेजों को यह कहने का कि आप मत जाइए देश छोड़ करके, आप यहीं रहिए, हम आपके ही अंदर सिविलाइज्ड होना चाहते हैं। जान गवाई बंगाल के लोगों ने, जान गवाई महाराष्ट्र के लोगों ने, जान गवाया इस देश के एक एक इलाके के लोगों ने
और आप उस पूरे के पूरे आजादी के आंदोलन से गायब रहे। जो भी इस देश के भीतर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाएं हुई, राष्ट्र निर्माण के जो काम हुए, उन तमाम कामों से आप गायब रहे। चाहे इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हो, संविधान का निर्माण हो, देश में संस्थाओं का निर्माण हो, देश के भीतर पब्लिक सेक्टर का निर्माण हो, सब चीज से आप गायब रहे। और आज दशकों की मेहनत के बाद जब हमको कुछ उपलब्धियां मिलनी शुरू हुई है, जिस देश में एक सुई भी नहीं बनता था वहां जहाज बन रहा है, जिस देश में लोगों ने ज्ञान के विरुद्ध पूरी की पूरी अपनी ऊर्जा झोंक दी थी कि ज्ञान और विज्ञान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये बंगाल की भूमि है। क्या हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद किए बिना रह सकते हैं? जब उन्होंने कहा कि विधवाओं को भी पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए, यही लोग हैं ना, यही वो शक्तियां हैं ना जो कहती थी कि नहीं 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 नहीं, ये तो संस्कृति के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि तिरंगा अशुभ होता है। ये वह लोग हैं, 3 रंग है इसमें, इसलिए ये अशुभ होता है। यही वो लोग हैं जो ये कह करके विज्ञान के तमाम कार्यक्रमों का विरोध किया कि यह तो पश्चिमी सभ्यता है। अरे ज्ञान की कौन सी सभ्यता होती है? ज्ञान तो सत्य पर आधारित होता है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण? ज्ञान तो सत्य पे आधारित होता है। जो सत्य भारत में है वही सत्य जो है अमेरिका में है। अरे H2SO4 कलकत्ता में भी होता है, H2SO4 दिल्ली में भी होता है और H2SO4 न्यूयॉर्क में भी होता है। ये तो फैक्ट है। और फैक्ट पे, ट्रुथ पे ही तो नॉलेज होता है। जो नॉलेज के विरोधी रहे, विज्ञान के विरोधी रहे और इस देश में संस्कृति की आड़ में अंधविश्वास को फैलाया, औरतों के खिलाफ जो है तमाम तरह की कुरीतियों का समर्थन किया, समाज को जो बांटने वाली शक्तियां हैं उनके साथ खड़े रहे। कहते हैं, आप सोच करके बताइए, जो लोग ये मानते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है, उनके रास्ते पे चले होते तो आज चांद पे पहुंचते क्या? बताइए। ये आज जो हमारी सफलता है उसके लिए हमारे पुरखों ने जान गंवाई है। चाहे आप राजा राम मोहन राय की बात करें, चाहे आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, चाहे आप विवेकानंद की बात करें। मैं विवेकानंद जी का भी उदाहरण देना चाहता हूं। ये बस फोटो लगाते हैं, जिस दिन इनको विवेकानंद जी का विचार अपनाना पड़ा ना, उल्टे पांव भाग जाएंगे। ये जो इस देश के अंदर विचारों की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, विज्ञान की परंपरा है, उस संस्कृति को ये पीछे धकेलते हैं। जो अज्ञानता है, अंधविश्वास है, नफरत है, समाज के भीतर इंसान को इंसान से जो बांटने वाली सोच है, उसको ये आगे बढ़ाते हैं। आप सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लोग पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हाथ के सामने, मुंह के सामने माइक्रोफोन ले करके और कहते हैं कि हमारी पश्चिमी सभ्यताएं हमारी सभ्यताओं को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं और उनका बेटा बेटी ऑक्सफोर्ड जा रहा है पढ़ने के लिए। बेवकूफ बना रहे हैं सर हम ही लोग को कि आप अपने पॉकेट में एप्पल मोबाइल रख करके कह रहे हैं कि स्वदेशी। किसको बेवकूफ बना रहे हो सर? इस देश की जो आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना को आप रोज कमजोर कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप सुनकर के आश्चर्य हो जाएंगे। एक पूंजीपति, एक धन्ना सेठ, उसकी एक दिन की जो कमाई है उससे इस देश के भीतर 75 लाख मनरेगा मजदूरों को मजदूरी दी जा सकती है। इतनी बड़ी लूट
असमानता, और ये सब कर किसके नाम पे रहे हैं? देश के नाम पे। अरे क्या होता है देश? कैसे बनता है देश? किसको कहते हैं देश? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से एक धारावाहिक आया करता था डीडी न्यूज पे, डीडी वन पे। उसके एक एपिसोड में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूछते हैं देश के आम लोगों से कि आप भारत माता की जय कह रहे हैं, हमारे एक साथी ने अभी कहा वंदे मातरम, क्या होता है देश? क्या होता है भारत माता का मतलब? भारत माता का मतलब जब पंडित नेहरू ने पूछा तो लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि पेड़ पौधे, नदी नाले, धरती, ये है देश। पंडित नेहरू जवाब देते हैं, कहते हैं कि भारत माता आप हैं। ये जो आप बैठे हुए लोग हैं ना, इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं ना, वही भारत माता है। और वो जो 140 करोड़ लोग हैं, उन 140 करोड़ लोगों के मिलने से ही देश बनता है, उससे ही देश का निर्माण होता है। और इस देश की संकल्पना में अगर हम भरोसा करते हैं तो हमको यह समझना पड़ेगा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, अगर गांधी के विचार नहीं होते, संविधान सभा नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो याद रखिए, और मैं यहां से खड़ा होकर के कहता हूं, तो मोदी जी जो आकर के मुंह चमका चमका करके जो झूठ बोलते हैं ना, अगर उसको हम सच मान लें कि सचमुच वो चाय बेचते थे, तो पंडित नेहरू अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी भी आज इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बने होते। आज हम इतिहास इसलिए याद करते हैं कि हमको अपने वर्तमान को बेहतर करना है, अपने वर्तमान को बेहतर करके आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देना है। और सुरक्षित भविष्य देने का जो संकल्प है, उस संकल्प को लागू करने का मतलब ही है छात्र परिषद को याद करना। और मैं आप तमाम छात्रों से खास करके ये बात कहना चाहता हूं कि आप अगर छात्र नेता होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप छात्र हो जाइए। बिना छात्र हुए छात्र नेता कैसे होइएगा? ये बात याद रखिएगा। बिना किसान हुए जो किसान नेता होते हैं ना, वो किसानों के नेता नहीं होते हैं, वो सरकार की तरफ से किसान के हितों की दलाली करते हैं मैनेजमेंट के साथ। बिना मजदूर हुए जो मजदूर नेता होते हैं ना, वो मजदूरों के नेता नहीं होते हैं, वो मैनेजमेंट के दलाल होते हैं जो मजदूर हितों की दलाली करते हैं। इसीलिए जो छात्र नेता हैं, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि नेता तो आप हो जाएंगे, लेकिन छात्र नेता होने के लिए छात्र होना बहुत जरूरी है। और छात्र होने का मतलब होता है आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कोई सरोकार हो, आप पढ़ते हो, आपका एडमिशन हो, आप क्लासरूम में जाते हो, आप लाइब्रेरी में जाते हो, आपको मालूम हो कि जिस सब्जेक्ट में आपका एडमिशन है उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई किताबें लाइब्रेरी में है कि नहीं है। आप अगर विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपके लैब में इक्विपमेंट है कि नहीं है, केमिकल है कि नहीं है। आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जूलॉजी और बॉटनी का क्या फर्क होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज एजुकेशन के अंदर नए रिसर्च क्या हो रहे हैं, आज के विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन की तैयारी करने में क्या कठिनाई आती है। आप कॉलेज जाएंगे ही नहीं तो आपको कैसे मालूम होगा कि कॉलेज में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। और मैं आपसे बतौर NSY नेशनल इंचार्ज पब्लिकली यह बात कह रहा हूं कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक शानदार विद्यार्थी ही वाइब्रेंट स्टूडेंट मूवमेंट को खड़ा कर सकता है। इस बात को याद रखिए। आप आजादी के आंदोलन को देखिए, आप छात्र परिषद के इतिहास को उठा करके देखिए, जो नेता थे वो अच्छे विद्यार्थी भी थे, अच्छे स्कॉलर थे, वो पढ़ते थे, वो क्लासरूम में जाते थे, डिबेट करते थे,
अपने शिक्षकों से डिबेट करते थे, शिक्षकों की बात को मानते थे और जो बात गलत होती थी सत्य की कसौटी पे परख करके उसको खारिज भी करते थे, उसको काटते भी थे। क्यों? क्योंकि हमारे समाज की एक परंपरा है। परंपरा यह है कि जब तक बात हमारे ऊपर नहीं आती है ना, हमारा असर नहीं होता है। आप अक्सर देखिएगा, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह कह के एक फिल्म आया, हॉल में लोग तालियां बजा रहे थे। हमको तो लगा कि अब तो देश में क्रांति हो गई, लीजेंड ऑफ भगत सिंह आ गया है और हॉल में बैठ करके लोग ताली बजा रहे हैं। अब तो हॉल से बाहर निकलेंगे और क्रांति ही होगी और जितने माँ बाप बैठे हैं सब अपने बच्चों को भगत सिंह बना देंगे। कौन बनाता है? कौन बनाता है? हर कोई यही सिखाता है कि राजनीति खराब चीज है, राजनीति से तुम्हारा कुछ भला नहीं है। तो आप बताइए माताओं बहनों, राजनीति खराब चीज है, राजनीति भला हमारा नहीं करता है। तो अगर इस देश में सावित्री बाई फूले पैदा नहीं होती, महिलाओं को पढ़ाना नहीं शुरू करती, तो क्या इसरो में जो वैज्ञानिक लोग को आप देखेंगे साड़ी पहन करके ताली बजा रही थी, चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजी थी, ये संभव हो पाता? कोई तो अपने शरीर पे कष्ट उठाता है, कोई तो अपनी जान गंवाता है, कोई तो अपनी खुशियों की तिलांजलि देता है। हम जिस वक्त लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त ही कुछ लोग जेल में भी तो हैं, कुछ लोगों के मीडिया चैनल को बंद भी तो करा दिया गया है, कुछ लोगों के घर पे ईडी और सीबीआई भी तो जा रहा है। जब वो अपने लोकतंत्र की आवाज को उठाता है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, गोलियां चलाई जाती है। ये जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमको गिफ्ट में नहीं मिला है। और मैं बार बार कहता हूं, फ्रीडम जो है ना, कोई डिश नहीं है कि जोमेटो पे फटाफट ऑर्डर कर लेंगे, आधे घंटे में आ जाएगा। फ्रीडम इज नॉट पिज्जा ब्रो, इट इज आवर फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट जो है, पहले उसकी समझ होनी जरूरी है, उसके लिए पढ़ना जरूरी है, उसके लिए स्कूल जाना जरूरी है। और आज आप देखिए एक एक करके कैसे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। आप सब इस चीज को झेल रहे हैं कि आम लोगों के पहुंच से शिक्षा दूर होती जा रही है। लगातार अच्छे स्कूल में अगर एडमिशन लेना हो तो एडमिशन संभव नहीं है, एडमिशन अगर हो जाए तो उसका फीस देना संभव नहीं। और आप एलकेजी यूकेजी की हालत देख लीजिए, आप नर्सरी की हालत देख लीजिए, बच्चा तो छोड़ दीजिए, माँ बाप का भी इंटरव्यू होता है, क्या से क्या हो गया सनम देखते देखते। एजुकेशन हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एजुकेशन टू ऑल, साइंटिफिक, सेकुलर, क्वालिटी एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। और आज एजुकेशन को कैसे दूर किया जाए, आप सुनकर के आश्चर्य होंगे। गुजरात में एक कंपनी को इतनी सब्सिडी दी गई है जितनी सब्सिडी से पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमको उलझाया किस चीज में जा रहा है? हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, शांति, एकता, बराबरी। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमको फंसाया किस में जा रहा है? हिंदू मुसलमान, जात पात, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम। और आप देखिए कि नफरत को आधार बना करके किस तरीके से समाज को लगातार बांटा जा रहा है। जहां धर्म होता है वहां धर्म का झगड़ा लगाते हैं, जहां धर्म नहीं होता है वहां जात का झगड़ा लगाते हैं, जहां जात नहीं होती है वहां समूह का झगड़ा लगाते हैं। आपने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ, आज मणिपुर की क्या हालत है। और जब आप मणिपुर के ऊपर सवाल करिएगा तो जवाब आएगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। अरे ये कौन सी बात हो गई? भारत के किसी भी कोने में आजाद देश के आजाद नागरिक के साथ कोई ऐसी कार्रवाई होगी जो गैर कानूनी है, उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे, उसके खिलाफ हम सवाल उठाएंगे। आप देखिए कि किस साजिश के तहत रोज शाम को नेशनल मीडिया में बंगाल को किस तरीके से बदनाम किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक राजनीतिक कारण है।
कारण क्या है कि साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से बंगाल जीत लेना है, बिहार जीत लेना है, महाराष्ट्र जीत लेना है। क्या हुआ महाराष्ट्र में? कह रहे थे 3 मेजर आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, ये भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, तुष्टीकरण। मैं तो एक एक लाइन से जो है तीनों का जवाब दे देता हूं। सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का लगाया। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जब कांग्रेस में थे तो भ्रष्ट थे, भाजपा में जाते ही क्या हो गए? भ्रष्टाचारी से सदाचारी। ये कैसे संभव हुआ? जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आप बंगाल के नेताओं को भी देख लीजिए, जब तक वो भाजपा में नहीं थे तब तक उनके घर पे ईडी आ रहा था। जो ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ईडी जो है पता नहीं रास्ता भूल गया, हो सकता है उसका गूगल मैप नहीं काम कर रहा हो, ईडी आना बंद हो गया। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, इनको लगा कि हम महाराष्ट्र जो है वो हारने वाले हैं। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय नेता तारिक अनवर साहब तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में आपने क्या देखा कि महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से ये चाहते थे कि वहां पर जो महाविकास आघाड़ी है उसको तोड़ दिया जाए। तो पहले इन्होंने शिंदे को तोड़ लिया। जब शिंदे को ले आए तो इनको लगा कि ये काफी नहीं है, तो फिर पवार साहब के परिवार को तोड़ दिया। तो मेरा दूसरा सवाल है कि अजीत पवार साहब जब महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ थे तब यह परिवारवाद था, और अभी अजीत पवार साहब भाजपा के साथ चले गए हैं, इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दो मेजर आरोप, एक भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद। उसकी आप स्थिति देख लीजिए। परिवारवाद को लेकर के भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? इसलिए तो नहीं प्रधानमंत्री हो गए थे ना कि उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। चुनाव लड़े थे ना, देश की जनता ने वोट दिया था ना। लोकतंत्र में अरे हमारा वोट एक और आपका वोट एक है, महिला का वोट एक और पुरुष का वोट एक है। डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होता है, जो नागरिक होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वो प्रजा नहीं होता है। इसीलिए सिटीजन वोट देकर के अपने नेता का चुनाव करता है। जो भी नेता हुए कांग्रेस के, वो चुनाव लड़के नेता हुए ना, इसलिए तो नेता नहीं हो गए कि जो है उनके पिताजी कुछ थे या उनकी माताजी कुछ थी, चुनाव लड़े। और हर किसी को चुनाव लड़ना पड़ता है। आप देख लीजिए, इंदिरा जी चुनाव लड़ी ना, और चुनाव हारी भी। राहुल गांधी चुनाव लड़े, चुनाव हारे भी। राहुल गांधी अमेठी से एमपी नहीं है ना, वायनाड से एमपी है ना, अमेठी में चुनाव हार गए। मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके नेता हो रहे हैं, उसमें परिवारवाद है। तो जो ये जय शाह का पप्पा है, अमित शाह, वो जो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है, चुनाव हुआ था क्या है? इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरा बस यही सवाल है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह ने अपने बेटा को अदानी की बिल्डिंग का चौकीदार बना दिया है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। बीसीसीआई का सेक्रेटरी हुआ है साहब। बीसीसीआई पूरी दुनिया की वन ऑफ द वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमको तो नहीं लगता है कि यूपीएससी का कंपटीशन करा करके उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है। अरे सौरव गांगुली यहीं के हैं, कम से कम क्रिकेटर थे, बैटिंग करते थे, कैप्टन थे, उनको बनाया तो समझ में आता है कि तो कभी गिल्ली डंडा भी नहीं खेला है। इसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता। तो तुम्हारा परिवारवाद नहीं है। और हमारी पार्टी के 2 प्रधानमंत्री ने, याद रखिएगा इस बात को, 2 प्रधानमंत्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई है। तब आप राहुल गांधी को परिवारवादी बोल रहे हैं। दोनों ने अपनी
भाई, तब आप उसको परिवारवादी बोल रहे हैं। और उन्हीं का भाई है ना वरुण गांधी, उन्हीं की चाची है ना मेनका गांधी, है ना, भाजपा से सांसद है ना, इसमें परिवारवाद है कि नहीं, हमको जरा समझा दीजिए। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए हुआ है, इसमें परिवारवाद है कि नहीं है, ये हमको बता दीजिए। ये धूमल का बेटा मंत्री हुआ है, इसमें परिवारवाद है कि नहीं, हमको ये बता दीजिए। ऐसे नहीं होगा, एक नियम बनाना पड़ेगा। संविधान में एक नियम होता है, आप जो है जय 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 बांग्ला, जय बांग्ला, जय हिंद, जय बांग्ला। मैं ये कह रहा था, थोड़ा आए हैं तो हमको भी पता चलेगा कि आए हैं। अब पता चल गया हमको, आप आ गए हैं। आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हो गया, हो गया, पता चल गया। कहाँ से आए हैं, कौन जिला से? अच्छा ठीक है, पता चल गया। तो उनका भी नारा लगा दीजिए जिनके हाथ में। अब चुप भी हो जाओ भाई, हो गया, समझ गए। अब तुम ज्यादा करोगे तो नंबर कट जाएगा, कम करो। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाजपा जो करेगी उसमें परिवारवाद नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो व्यक्ति भाजपा के बाहर भ्रष्ट है वो भाजपा में शामिल होते ही सदाचारी हो जाता है। एक नियम बनाना पड़ेगा ना। एक नियम क्या है? नियम ये है कि आपके पास अगर हेलीकॉप्टर है तब भी आपका वोट एक, आपके पास यदि फॉर्च्यूनर है तब भी आपका वोट एक, और हमारे पास A1 का साइकिल है तब भी हमारा वोट एक होता है। ये नियम होता है ना। तो अगर परिवारवाद गलत है तो परिवारवाद गलत सब जगह है। अगर धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी जब रिलायंस ग्रुप का मालिक हुआ, इसमें आपको परिवारवाद नहीं दिखता है, और राहुल गांधी राजनीति में आए इसमें आपको परिवारवाद दिखता है, मतलब आपका चश्मा का नंबर गड़बड़ है, या आप जानबूझ करके ये बेईमानी कर रहे हैं। आप बेसिकली इस देश की आम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आप इस देश की आम जनता को देश बोल करके उसके अधिकार को एक एक करके आप छीन रहे हैं। इस देश की का निर्माण, इस देश की बुनियाद समानता और न्याय के सिद्धांत पे हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। और समानता और न्याय का तकाजा यह है कि आप किसी भी तरीके से मनमाने ढंग से आप समानता और न्याय को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। मेरा सवाल इसीलिए इस देश की सरकार से होता है कि ये इस देश की जो बुनियादी व्यवस्था है उस बुनियादी व्यवस्था को ये बिगाड़ रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र की जो आत्मा है उस आत्मा के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए ये नफरत की जो आग फैला रहे हैं, इसमें किसी का भी मकान जल सकता है, इसमें किसी का भी हाथ जल सकता है। इस देश में लोगों ने अपनी जान गंवा करके, जिंदगी कुर्बान करके जो राष्ट्र की बुनियाद की स्थापना की, ये उस बुनियाद को तोड़ रहे हैं, ये समाज को बांट रहे हैं, इंसानियत को का बिखराव कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। इसीलिए विद्यार्थी होने के नाते, नौजवान होने के नाते यह हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम सत्य की पड़ताल करें, हम सच जानने की कोशिश करें। हमारे मन में सवाल पैदा हो, और सवाल जब पैदा हो तो सामने कोई भी क्यों ना हो, हम उससे आंख में आंख डाल करके सवाल कर सके। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जिस लोकतंत्र ने माननीय मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, उसी लोकतंत्र ने हमको यह अधिकार दिया है कि हम आंख में आंख डाल करके उनसे सवाल पूछें, और उनसे पूछें कि आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप हमको गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम आपके खेल को समझते हैं। हमने
कमाई से, उनके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, हमने आपका नमक खाया है, इसीलिए हम इस देश के आम लोगों के कर्जदार हैं। हम ये समझते हैं, हमको मालूम है कि ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है। हमको मालूम है कि कोई भी चीज की तासीर अगर ऊपर से ठंडी हो तो जरूरी नहीं है कि वो ठंडा होता है। हमको मालूम है कि फेयर एंड लवली लगाने से किसी का मुंह गोरा नहीं होता है। हमको मालूम है कि प्रचार एक बात होता है और हकीकत दूसरी बात होती है। प्रचार के लिए, अपनी राजनीति के लिए, चुनाव के लिए आप जो दावे करते हैं वो एक बात होती है, लेकिन हकीकत में देश का निर्माण देश के लोगों से होता है और देश के लोगों की जो बुनियादी चीजें हैं वह रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात। आप देखिए कि बड़ी चालाकी से लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गायब किया जा रहा है और इंसान को एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है जिस सपना को लेकर के कोई तर्क नहीं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, अपने आप आपका दिमाग जो है ना उन चीजों को सोचने लगेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में जब सरकार बनी, अव्वल तो सरकार बनने से पहले कुछ बड़े सुहावने, अच्छे, सुंदर जो है ना मुहावरे फेंके गए थे। हालांकि बाद में जय शाह के पापा ने कहा कि वो जुमला था। हमने नहीं कहा, जय शाह के पापा ने कहा है कि वो जुमला था। क्या जुमला था भाई? कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, जो किसान हैं उनकी आमदनी दुगनी की जाएगी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा। और हमने ये देखा कि इसी देश में बलात्कारियों के समर्थन में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए उनके समर्थन में रैलियां निकाली। हमने देखा कि मून पे तो बात कर रहे हैं साहब, मणिपुर पर मौन है। जो आपकी जिम्मेवारी है उस पर आप बोल नहीं रहे हैं, जो किसी और का किया हुआ काम है उसको सीना ठोक करके अपना बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद ही गए थे लैंड करने के लिए वहां पे। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में आपने देखा कि सपना किस तरीके से दिखाया गया। ये प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। कहा था ना? कौन सा साल है? 23 चल रहा है ना? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्का मकान मिल जाएगा, तो मिल गया होगा। मिल गया? अरे बोलिए, घबराइए नहीं। जेल में इतनी जगह नहीं है कि 140 करोड़ लोगों को जेल में डाला जा सके। डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। तो पक्का मकान मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। दो ही बात हो सकता है ना, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? तो प्रधानमंत्री झूठा है ना, तो झूठा को झूठा नहीं बोलेंगे, नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे, सच को सच नहीं बोलेंगे, दिन को दिन नहीं बोलेंगे, रात को रात नहीं बोलेंगे। तुम्हारा राज है, तुम्हारा राज है क्या? देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का राज है। अगर आपको गुमान है कि आप इस देश को, लोकतंत्र को गिरवी बना लेंगे, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये जो छात्र परिषद के नेताओं की तस्वीर यहाँ लगी हुई है, ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले जो महामानवों की तस्वीर लगी हुई है, हम उनकी विरासत पर चढ़ने वाले लोग हैं। आप अगर हिटलर बनने को तैयार हैं, आप अगर ब्रिटिशर्स बनने को तैयार हैं, तो हम भी भगत सिंह बनने को तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा कि आपकी हकीकत हम जनता में जाकर के बोलेंगे और मुंह खोल करके बोलेंगे। आपने बोला था ना, हमने नहीं बोला था, आपने बोला था कि 15 लाख सबके खाते में पहुंचाया जाएगा। कहां है 15 लाख? किसके खाते में आया है? 5 किलो अनाज देकर के 15 लाख का सवाल गायब कर दिए हैं? और उसमें भी बेईमानी। कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? गरीब लोग को ना। इसका मतलब आपके राज्य में 80 करोड़ लोग गरीब हो गए।
140 में से 80 करोड़ लोग गरीब ही हो गए, तो अमीर कौन हुआ? अमीर हुआ इनका दोस्त। इनकी जो दोस्ती है ना, जिसके फ्लाइट पर चढ़ करके घूमते हैं, और उनके लिए जब सवाल पूछा गया कि बताइए प्रधानमंत्री जी, जिसके फ्लाइट पर चढ़ करके घूम रहे थे आप, उसके खाते में, उसकी सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं? तो कहे कि हम आपको पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे। हाय रे मूर्ख! इसको कहते हैं प्रचंड मूर्खता। क्यों? क्यों? विज्ञान अगर पढ़े होते ना तो आपको पता होगा, न्यूटन का एक लॉ है। लॉ क्या है साहब? कि किसी चीज को जितना दबाइएगा उसका अपोजिट फोर्स उतना ऊपर होकर के आएगा। करोड़ों रुपया खर्च किया इसने, करोड़ों, यह साबित करने के लिए कि राहुल गांधी पप्पू है। आप सोचिएगा, करोड़ों रुपया खर्च किया। अव्वल तो मेरा यह सवाल होता है कि अगर राहुल गांधी पप्पू हैं तो तुम उतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? इधर आकर के तुम्हारा एक मंत्री डांस करने लगता है, उधर आकर के तुम्हारा दूसरा मंत्री छाती पीटने लगता है, एक साथ तुम्हारा 10-10 मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अगर वो आदमी सीरियस ही नहीं है तो उसको तुम क्यों सीरियसली ले रहे हो? सोचिएगा जरा इस बात पे। इसका मतलब वो आदमी सीरियस है, इसका मतलब उस आदमी में दम है, इसका मतलब इनको मालूम है कि उस आदमी को ईडी, सीबीआई इससे डरा नहीं सकते हैं। इनको मालूम है कि जिनके घर में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो देश के लिए, उनके बच्चों को झुकाना आसान नहीं होता। इनको मालूम है कि उस फैमिली का कंट्रीब्यूशन क्या है इस देश के लिए। उस फैमिली के कंट्रीब्यूशन को कम करने के लिए ही इन्होंने परिवारवाद का सगुफा छोड़ा है। तो मैं तो कहता हूं, खत्म हो परिवारवाद। बताए जय शाह का बाप कि उसका बेटा बीसीसीआई सेक्रेटरी से इस्तीफा कब देगा? बताएं जितने भी बीजेपी में भाजपा के नेता हैं, उनके बच्चे कब जो है राजनीति से इस्तीफा देंगे? बताएं भाजपा के नेता कि कब वो हमारे साथ आकर के गलियों को धर्म बचाने के लिए चलेंगे? होशियारी खेल कर रहे हैं। हम जो गरीब के बच्चे हैं वो बचाएंगे धर्म, और ये जाएंगे लंदन और वहां बनाएंगे रील। ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलेगा। बताओ कि इस देश के भीतर आम लोगों के लिए आपने क्या किया है? ये मत गिनाओ कि मेडल लाया है कोई और, अब फोटो आप खिंचवा रहे हैं। चंद्रयान भेजा है कोई और, पोस्टर आप लगवा रहे हैं। ये नहीं होगा। और अगर आप इसका क्रेडिट ले रहे हैं, अगर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री का फोटो है, तो कोरोना के दौरान जिन लोगों की जान गई उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी मोदी का फोटो लगा फोटो। अगर चंद्रयान पर जाना, चंद्रयान का जाना, चांद पे पहुंचना मोदी जी को क्रेडिट है, तो वो जो नंगी महिला मणिपुर में घुमाई गई वो भी मोदी जी का क्रेडिट है। अगर इस देश में हमारी खिलाड़ी मेडल जीत करके लाते हैं, वर्ल्ड कप जीत करके लाते हैं, ये मोदी जी का क्रेडिट है, तो इस देश में जब लोग भात भात कहते हुए अपनी जान गंवा देते हैं, ये भी मोदी जी का क्रेडिट है। ये नहीं होगा। अच्छा तुम्हारा, खराब किसी और का, ये खेल नहीं चलेगा। और सबसे जरूरी बात कि जो आरोप आप अपोजिशन पे लगाते हैं, उस आरोप का जवाब आपके पास क्या है? मेरे बारे में भी बोलते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है, तो ताल ठोक करके कहते हैं रे टुकड़े टुकड़े गैंग का अगर हम सरगना हैं तो तुम क्या कर रहे हो? भाजिया बेच रहे हो? बोलो क्या कर रहे हो? कौन है देश का गृह मंत्री? जय शाह का पिताजी? किसकी सरकार है देश में? बीजेपी की। क्या दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार कर लेंगे? तो क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? क्योंकि तुम झूठे हो। तुम्हारे पास झूठ की ताकत है, हमारे पास सच की ताकत है। हमारा इतिहास इस देश के लिए जान गंवाने का इतिहास है, और तुम्हारा इतिहास इस देश के खिलाफ अपना ईमान बेचने का इतिहास है। इस बात को याद रखना।
और तुम्हारी तमाम कोशिशों के बावजूद सच्चाई सामने आ जाएगी। लोगों को यह पता चलने लगेगा कि आपने किस तरीके से इस देश के लोगों को ठगा है। मुझे एक साथी ने कहा कि क्या आपको लगता है भाजपा के राज में विकास नहीं हो रहा है? हम बोले हो रहा है। कौन बोला नहीं हो रहा है? 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है, बताइए विकास हुआ कि नहीं हुआ? 450 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, विकास हुआ कि नहीं हुआ? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई, विकास हुआ कि नहीं हुआ? ये है आम लोगों का सवाल, ये है इस देश के नौजवानों का सवाल कि हर साल लगभग 5.5 लाख इंजीनियर होते हैं और 1.5 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती। हकीकत यह है कि एक टीचर की बहाली होती है ना, रेलवे स्टेशन पे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, मस्जिदों में, धर्मशालाओं में रहने की जगह नहीं मिलती है। ये हकीकत है कि एक तो बहाली आती नहीं है, अगर बहाली आएगी तो पेपर लीक हो जाएगा। यह हकीकत है कि पेपर लीक होने के बाद भी जिन लोगों को नौकरी मिलेगी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, और जिनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, खोज रहा हूं कोई पुलिस वाला है कि नहीं? नहीं है। जिसको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो उसको यह सोचना चाहिए ना कि इस देश के सांसद को पेंशन मिलेगा। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो पेंशन है ना सांसदों को? ठीक है। अगर सांसद को पेंशन मिलेगा तो कांस्टेबल को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? बताइए बताइए। इस देश के अंदर आप कैसी व्यवस्था बना रहे हैं? आप इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि 99% लोगों के हक और अधिकार छीन करके, 99% लोगों का रिसोर्स छीन करके 1% के खाते में आप पहुंचा देना चाहते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि लकड़ी को काटने वाली जो कुल्हाड़ी होती है ना, उसके पीछे भी लकड़ी ही लगा होता है। लोकतंत्र का इस्तेमाल करके, जमहूरियत का इस्तेमाल करके आए दिन जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। और जो लोग इनसे सवाल पूछने लगते हैं उनको या तो केस करते हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा करते हैं, जेल में डालते हैं, हमला करते हैं, डराते हैं, या अपने दोस्त के चंदे के पैसे से उसका ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं। तो मैं छात्र परिषद के एक एक कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि हमारे सामने गंभीर चुनौती है। बात देखने और दिखावे की नहीं है। अगर हम उसी राजनीतिक पैटर्न पे चले, देखने और दिखावे पे, तो इस बात को याद रखिएगा, जमहूरियत नहीं बचेगा। और जमहूरियत नहीं बचेगा ना तो फिर इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं भी नहीं बचेगी। जब लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं बचेगी तो पब्लिक सेक्टर भी नहीं बचेगा, और पब्लिक सेक्टर नहीं बचेगा ना तो फिर आने वाले समय में कोई आंगनबाड़ी का बच्चा पीएचडी नहीं कर पाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि एक गंभीर लड़ाई है, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके कंधे के ऊपर ये जिम्मेवारी है। आप अगर छात्र परिषद के नेता हैं तो आपके कंधे पे ये जिम्मेवारी है कि आपको बंगाल के भीतर एक एक छात्रों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मानना है जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया। हमको इंडिया को जिताना है। हमारा ये मानना है कि हमको मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी है, अपने हक और अधिकार को समझना है, अपने नॉलेज के क्षेत्र में हमको एक्सपर्ट होना है, साथ ही साथ जो समाज और देश का दायित्व है उसका हमको निर्वहन करना है। हम सबका अगर हम स्क्रीन टाइम अभी चेक करें ना, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा होगा रोज का। 5 घंटा स्क्रीन टाइम होगा कम से कम। उस स्क्रीन टाइम को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बंद कर दीजिए, आप चलाइए, लेकिन उस 5 घंटे में से ना 4 घंटा निकाल करके देश के लिए, समाज के लिए, छात्र परिषद के लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। आपको इस लड़ाई को इस रूप में लड़ना पड़ेगा कि हम देश की वो विचार हैं, हम देश की वो शक्तियां हैं जो इस देश को 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से लड़ करके आजादी दिलाए। हम वो शक्तियां हैं, वो विरासत हमारे हाथ में है कि इस आजाद देश में जो आजाद नागरिक है उनके आजादी के अधिकारों की रक्षा करना हमारे कंधे के ऊपर है। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो महीने बीत रहे हैं हमारे लिए गंभीर समय है, और इस गंभीर समय में हमको अपनी पूरी ताकत लगा करके जो हम जोड़ने वाली शक्तियां हैं, इस समाज को बांटने वाली शक्तियों को हमको परास्त करना पड़ेगा। देश के भीतर जो एक झूठ का बोलबाला है, इस झूठ के बोलबाले को खत्म करके हमको सच के राज को स्थापित करना पड़ेगा।
समाज में जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, कहीं जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा बोली के आधार पे, इस देश को हमको इकट्ठा रहना है। 550 से ज्यादा रियासतों को जोड़ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारतवर्ष का निर्माण किया। शहीद आजम भगत सिंह 23 वर्ष के उम्र में अपना जीवन कुर्बान कर दिए आम लोगों के आमूल चूल परिवर्तन के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सैकड़ों साल जेल में रहे, 14 साल से ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। इस देश के तमाम लोगों, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तमाम आप समाज सुधारकों का नाम लें, तमाम लोगों ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, मदर्स ने जो कंट्री आज हमारे हाथ में सौंपी है, उस कंट्री को बचाने की जिम्मेवारी हमारे हाथ में है। और इसीलिए मैं खास करके अपने छात्र नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आपको पढ़ना है, आपको समझना है अपने हक और अधिकार को, समाज को, देश को, और उसी पढ़ाई के बदौलत, ज्ञान की बदौलत सत्य की सत्ता को आपको स्थापित करना पड़ेगा। और यह जो झूठ की सत्ता है आज इंसान को जो बांटने की कोशिश कर रही है, इसको आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। और ये बार बार हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके, हमारे धर्म के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके इस समाज को जो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। और ये कोई साधारण काम नहीं है। इस काम में अगर आपके मन में विचार नहीं है, आपके मन में समाज के प्रति लगन नहीं है, आपके प्रति समर्पण नहीं है देश के प्रति, तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। ये गंभीर काम है और इस गंभीर काम को हमको करना है। और जो खतरा आज हमारे सामने है, इस खतरे से हमको देश को बचाना है। वो बार बार कोशिश करेंगे कि शक्ति को कमजोर किया जाए, लेकिन हमारा ये दावा है कि अगर भारत एकजुट रहा, अगर भारत एकजुट रहा तो इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगी, यह हमारा विश्वास है। इसीलिए मैं अपने तमाम विद्यार्थी नेताओं से अपील करता हूं कि आप दिन रात मेहनत कीजिए, एकजुट होकर के संघर्ष कीजिए और एक लक्ष्य अपने दिमाग में लेकर के रहिए कि इस देश के भीतर देश को जो कमजोर करने वाली, समाज में नफरत फैलाने वाली शक्ति है, उसको परास्त करेंगे और महत्वत के परचम को लहरा करके जमहूरियत जिंदाबाद कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय बांग्ला, जय छात्र परिषद।